बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुसूसी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अफवाज पाकिस्तान से इस वक्त भारतीय सरकार और भारतीय अफवाज दोनों की टांगें काँप रही हैं और ISI की जो पेनिट्रेशन है उससे तो भारत को हमेशा से तकलीफ भी रही है और बड़ा खौफजदा भी रहा है। 22 अप्रैल यानी पहलगाम वाक़े के बाद आज इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज पाकिस्तान की तरफ से गया है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर हमारे और साथ साथ दीगर जो हमारे उन्होंने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया जहाँ चीफ साहब मौजूद थे, सर्विसेज चीफ मौजूद थे और यकीनन वहाँ पर जो ब्रीफिंग दी गई उस हवाले से भी बात कर, लेकिन अहम चीज़ जो रही वो वहाँ पे ब्रीफ किया गया है वो ये कि रिवायती फौजी ऑपरेशंस के बारे में बताया गया और भारत के जो उसकी जो चैलेंजेस हैं उसका जिक्र किया गया। साथ साथ ये भी बताया गया कि हमारी जो काउंटर स्ट्रैटेजी है इस हवाले से वो क्या है और यकीनन हाइब्रिड वॉरफेयर और जो टेररिस्ट तंजीमों की प्रॉक्सी नेटवर्क है उस हवाले से भी तफसीली ब्रीफिंग जो है वो हमारे सिविलियन हुकूमत को दी गई है और यकीनन हर तरह का पैगाम दिया गया है भारत को कि हमें आजमाना नहीं, हम तैयार हैं। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी अफवाज पाकिस्तान की जो पेशा वाराना सलाहियतें हैं उनकी तारीफ़ की है और ये कहा है कि इस वक्त पूरी कौम जो है अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है और यही पैगाम आज अफवाज पाकिस्तान के जो रिटायर्ड अफसरान थे, फौजी अफसरान एक्स जो हमारे सर्विसेज में रहे हैं, उन्होंने दिया है कि जी हम इस वक्त बिल्कुल हमारी कमांड जो है रिटायर्ड फौजियों की वो भी तैयार है। जबकि हम भारत में देखें जो उनके रिटायर्ड फौजी हैं वो तो अपनी मोदी सरकार को कह रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता पाकिस्तानी अफवाज से ना भिड़ा जाए क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये तो करंट सिचुएशन है। बहरहाल जी, आज भारत में हमने देखा कि जो सिविल डिफेंस को ड्रिल के तौर पे इस्तेमाल किया गया, बताया गया कि भाई अगर जंग हो जाती है तो क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना चाहिए। यानी हम यहाँ पर हफ्ते में 2 कामयाब मिसाइल का तजुर्बा कर रहे हैं और वो वहाँ पर जो है वो अपने सिविलियन को ड्रिल करने की मशकें दी जा रही हैं। और आज का दिन इंतहाई इंपॉर्टेंट दीगर हवालों से भी रहा। नेशनल असेंबली में एक बार फिर जो है पूरी यकजहती के साथ ये पैगाम दिया गया कि जो हमारा अजली दुश्मन है भारत, वो किसी भी मिस एडवेंचर का सोचे भी ना। अगर सोचेगा तो उसको ऐसा सरप्राइज मिलेगा कि उसने ख्वाबो ख्याल में भी ना सोचा होगा। और मोदी सरकार के बयानिए की बात की जाए तो उसको तो वैसे ही दुनिया ने जो है वो रद्द कर दिया, कोई इसको बाय नहीं कर रहा। आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पर जो बंद कमरे में इजलास हुआ, उस इजलास में भी यकीनन ये पाकिस्तान ने जो अपना मौक़िफ़ और सबूत भी पेश किए हैं। जो हमारे जाफर एक्सप्रेस में जो वाक़या हुआ था उसमें जो ताना बाना मिलते थे भारत से, वो सबूत भी पेश किए हैं और जो हमें वहाँ से यूनाइटेड नेशन से जो भरपूर सपोर्ट मिली है। और हैरानगी की बात यह है कि जितने भी वीटो पावर्स वाले मुल्क हैं वो भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। तो सूरत हाल ये है। और भारत में के अंदर अगर सूरत हाल की बात की जाए तो इंडियन टुडे के मुताबिक कांग्रेस के जो सदर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने तो सारे राज अफशा कर दिए हैं। साथ साथ जो मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर हैं राम सत्यापाल, उन्होंने भी जो है इस हवाले से बड़ी राज अफशा किए हैं कि मोदी सरकार को तो इस वाक़े का पहले से ही पता चल गया था और जो विजिट था मोदी सरकार का मकबूजा कश्मीर में उसको कैंसिल कर दिया गया था, मगर मकामी लोगों को वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया। सो इस हवाले से भी बात करेंगे। और एक और जो आज वाक़या हुआ है बलूचिस्तान मच में, दुश्मन को तो हम ललकारते ही रहते हैं लेकिन दुश्मन जो है वो बुज़दिलाना कार्रवाई करता रहता है। भारतीय प्रॉक्सी नाम नेहाद BLA से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान मच में देसी साख्ता बम से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया जिसमें हमारे 7 जवानों ने जाम शहादत नोश पाया और ये वही शहादतें हैं जिसने हमारे पाकिस्तान का दफा किया हुआ है। बात करेंगे, पैनल का तारुफ करा दूँ। स्टूडियो में मौजूद है तारिक अजीज साहब, तजियाकार हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब तजियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद चिश्ती एयर कमांडर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ रहमान ने हमें USA से ज्वाइन किया है। तमाम मेहमानों को वेरी वार्म वेलकम। खालिद साहब, आपसे ही मैं पहला सवाल ले लेती हूँ क्योंकि आज का दिन इस हवाले से इंपॉर्टेंट रहा कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब अपने कॉन्वॉय के साथ वहाँ पर मौजूद थे। इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज आज ISI हेडक्वार्टर से भारत को गया। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहबा और पाकिस्तान टेलीविज़न मुझे इनवाइट करने का। देखिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ज़रूरी था बिकॉज जब हम एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात करते हैं, अपनी सॉवरेनिटी की बात करते हैं, तो जाहिर है हमने एक यूनिटी भी दिखानी है। हमारे इंटरनल मामला जैसे भी हों, हमारे इख्तलाफात जैसे भी हों, पूरी कौम ने ये साबित करना है कि हम जाहिर है सॉवरेनिटी के मुल्क है, जाहिर मुल्क है तो हम हैं। जी और मुल्क के तमाम शहरियों ने ये साबित करना है
ये कौमियत है बुनियादी तौर पर, जिसमें कोई भी दुनिया की डिफरेंसेस हमारे सामने आ जाए, लेकिन फिर जब मुल्क की सालमियत है तो हमें इकट्ठे होना चाहिए। और ये बहुत अच्छा किया कि हेडक्वार्टर में ब्रीफ मिली, तमाम लीडरशिप एक फ्रीक्वेंसी पर होगी और जाहिर है बेहतर फैसला साजी करने की पोजीशन में होगी, अपने बारे में भी और दुश्मन के अजायब के बारे में भी। ठीक है अब्दुल्ला साहब, हम भारत की बात करें तो एक कन्वेंशन वॉर तो नहीं हमें नजर आती, लेकिन बहरहाल प्रॉक्सीज वॉरफेयर कह लें, हाइब्रिड वॉरफेयर कह लें, यानी कि पाकिस्तान इस वक्त इन तमाम महाजों पर भी लड़ रहा है। साथ साथ हम अपना जो मामला है वो आलमी फोरम पर भी, यूनाइटेड नेशन में भी पाकिस्तान ने पहल की, यानी पाकिस्तान की एक तरह से फतह हो गई है। इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह एलैबोरेट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज का जो दौरा था वजीर आजम साहब का अपनी काबीना के हमरा आईएसआई हेडक्वार्टर का, मैं तो आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि जिस तरह से पाक फजाइया, पाक आर्मी और पाक नेवी है, इसी तरीके से दो और हमारी फोर्सेस हैं जिनको बहुत दुनिया में जो है वो पजराई मिलती है। एक है उसमें इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो हमारी आईज एंड ईयर्स है और ये हर वक्त जंग में है, यानी कि आज भी, और ये जब हालत अमन था तब भी ये जो है हालत जंग में होते हैं। और पूरी दुनिया में इसको अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी का जो मलका है वो हासिल है। दूसरी जानिब जो है हमारे जो दूसरी पांचवी कुव्वत है, ये आईएसआई तो चौथी हो गई, और पांचवी कुव्वत जो है वो हमारी है मिसाइल सिस्टम, जो कि एसपीडी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन का हिस्सा है, और फुल स्पेक्ट्रम ऑफ मिसाइल, जिसका आपने 2 तजुर्बात अभी देखे, एक अब्दाली का देखा और एक आपने जो है वो फतेह मिसाइल का देखा। फतेह मिसाइल जो है वो दुश्मन के मिसाइल्स को निशाना बनाता है, यानी कि जो मिसाइल सिस्टम उड़ने की कोशिश करता है उसको ये वहीं आन लेता है, और ये जितने भी थे ये निस्बतन शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइल जो है हमने टेस्ट किए, जबकि उसके बरक्स भारत में ऐसा कोई हमें मिसाइल का तजुर्बा या उनकी दिफाई एक्सरसाइजेज नहीं नजर आ रही। इसके बरक्स हम जब देख रहे हैं तो उनकी एयरफोर्स जो है वो उसकी डिप्लॉयमेंट हमें नजर आ रही है। लेकिन हमें उन जगहों के ऊपर भी गौर करना चाहिए, खास तौर पे वो इलाके जो जिसके अंदर दुश्मन जो है बज़ाहिर तौर पर जो है वो एक्टिव नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के ऊपर, खास तौर पे सिंध के इलाके जहां फिलहाल कोई ऐसी जो फौज है वो नजर नहीं आ रही, तो हमें जो है एक तो अलर्ट रहना है। दूसरी जानिब जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आईएसआई का पैगाम है, देखें आर्मी नेवी एयरफोर्स के तो अपने अहदाफ हैं, आईएसआई के भी कुछ अहदाफ हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि राजीव गांधी साहब जब पाकिस्तान तशरीफ लाए थे लॉन्ग अगो 80s के अंदर, तो उन्होंने बाकायदा उस वक्त की वजीर आजम बेनजीर साहिबा से ये दरखास्त की थी कि हमें जो है वो एक आईएसआई जैसा इदारा बनाने के लिए मदद दें और हमें बताएं कि आईएसआई कैसे है, किस तरह से काम करती है। और उसके बाद आपको याद है कुछ अर्सा कबल जो है वो कहा गया आईएसपीआर जैसा इदारा भी हमें जो है वो बना के दें, उनकी फौज ने रिक्वेस्ट की। लेकिन ये देखें, इसका मतलब यह है कि दुश्मन पे हमारी धाक मौजूद है, हमारे मिसाइल सिस्टम की जो धाक है वो मौजूद है। उनका ब्रह्मास जो है वो गलती से पाकिस्तान गिर जाता है क्योंकि टेक्निकल गलती होती है, ये उनका देखें आप प्रोफेशनलिज्म का लेवल। लेकिन जो इसके अंदर अहम बात है, आपने जैसे बड़ा सही कहा कि फुल वॉर नजर नहीं आती, लेकिन जाहिर है कि अगर ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस किया जाएगा तो फिर तो एक ओपन वॉर हो जाएगी, जिसका कोई नतीजा जो है वो अभी से तय्युन नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी जानिब अगर लिमिटेड वॉर होती है, जिसका भारत का मीडिया अभी जिक्र कर रहा है और भारत के अंदर जो उनके जंगी जनून है वो नजर आ रहा है, आप देखिए कि भारत जो है वो ये बातें क्यों कर रहा है। पहली बात यह है कि उसको ये मालूम है कि नरेंद्र मोदी ने जो बजाय खुद फैसला लेने के उसने फौज के कोर्ट में बॉल डाल दिया कि जी आपको मैंने जो है वो दे दिया है, आप फैसला कर लें। इसका मतलब है नरेंद्र मोदी ने बड़ी तेजी से, चालाकी से सियासत खेल के तमाम मलबा फौज के कंधे पे डाल दिया और अपनी तमाम नाकामियों को जो है वो छुपाने के लिए फौज का सहारा ले रहा है, उनकी शील्ड इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी जानिब जो है नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया जा रहा है और इंटरनेशनल, जैसे आपने फोरम्स का बोला, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर अभी तक पाकिस्तान को मेरे ख्याल में बड़ी पजराई है। तुर्की ने अपना एक बाकायदा बहरी जहाज जो है वो भिजवा दिया है, चीन ने जो है वो आपको अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो बताई है। अभी सदर आसिफ जरदारी साहब से उनकी मुलाकात हुई चीनी सफीर की, उससे पहले जो है उनकी मुलाकातें हुई, यानी कि ये बहुत अहम बातें हैं। उसके अलावा आप देखें अमेरिका का जो बयान
बयान डोनाल्ड ट्रंप साहब का आया वो भी पाकिस्तान के फेवर में टिल्ट कर रहा है, और साथ ही साथ जो है यूरोपियन यूनियन जिस तरह से इस मामले पे खामोश है, और बल्कि वजीर आजम साहब ने कल जो मुलाकात की है इनसे जेन मैरियट जो कि एम्बेसडर है बरतानिया की हाई कमिश्नर, और उनसे कहा है कि जी आप जो है वो दरमियान में अगर कोई मीडिएशन का किरदार अदा करना चाहते हैं, लेकिन जो मास्टर स्ट्रोक था वजीर आजम की जानिब से वो ये था कि आप ओपन इंक्वायरी करा लें पूरी दुनिया में। अगर भारत हमारे साथ ज्वाइंट इंक्वायरी करना चाहता है फबिहा, अगर नहीं तो आप इंटरनेशनली कहीं से भी इंक्वायरी करा लें, आपको ये तमाम सबूत और मुद्दा जो है वो पता चलेगा कि इसमें कोई और नहीं बल्कि भारत की वो हिंदुत्व की माइंडसेट है जिससे हम इस टाइम पे नबरदार हैं। तो ये जो चीजें हैं मेरे ख्याल में भारत के फेवर में नहीं जा रही। ठीक है तारिक साहब, अब तो हर चीज़ खुलती चली जा रही है, मतलब इतने दिन हो गए हैं, पाकिस्तान ने तो खैर पहले दिन ही इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया था, 5 मिनट बाद इल्ज़ाम लगा दिया गया था। उसके बाद जो भारत ने साजिशें रचाई हैं और इंटरनेशनली जिस तरह वो ओपन होता जा रहा है, यानी भारत के बयानिए को जो है अब कोई बाय नहीं कर रहा है। हम यहाँ पर तुर्की ब तुर्की जवाब दे रहे हैं, वो अपने सिविल डिफेंस को ड्रिल कर रहा है। इस वक्त बहुत ही बौखलाहट का शिकार नजर आ रहा है भारत। जी थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इंडिया को पूरी दुनिया में किसी मुल्क की हिमायत हासिल नहीं हुई। इसके मुकाबले में पाकिस्तान ने बहुत अच्छी हिकमत अमली अपनाई, जो स्ट्रेटजी अपनाई फॉरेन ऑफिस ने, फ़ौज ने और सिविल गवर्नमेंट ने, एक तीनों एक पेज पे थे। आज का विज़िट जैसे कि आपने इब्तदाइये में कहा, आज का जो ISI हेडक्वार्टर का विज़िट था उसके बाद पैगाम ये पूरी दुनिया को पहुंच गया है, इंडिया का पहुंच गया है कि पाकिस्तान की सिविल क़यादत, मिलिट्री क़यादत मुतहद है। तो हमने जो मुकदमा पाकिस्तान का एक बड़ी अच्छा है, उन्होंने जितना हमने दुनिया के सामने अपना मुकदमा रखा है, बड़े अच्छे अंदाज में रखा है। और हमें 2 मुतालबात हमने डे फर्स्ट से किए थे, कोई एविडेंस है नहीं है, कोई आई विटनेस है कुछ भी नहीं है, कोई विटनेस भी नहीं है, एविडेंस भी नहीं है, और तहकीकात के लिए भी आप तैयार नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी मुल्क से के बात होती है, उसके एम्बेसडर के साथ होती है, किसी से टेलीफोनिक गुफ्तगू होती है, तो उनका पहला यही बात होती है, जी आप आ जाएं, आप मदद करें, आप तहकीकात करें, कोई थर्ड जो है कंट्री आ जाए, कोई थर्ड पार्टी आ जाए, कोई तीसरा फरीक आ जाए, हम तहकीकात के लिए तैयार हैं, किसी मदद देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इंडिया की आप ये देखें, इंडिया के सामने इस वक्त जो है बिल्कुल खामोशी है। उनको तो वेलकम करना चाहिए था, जी ठीक है जी फलां मुल्क, जो भी उनका पसंदीदा मुल्क होता है, जी फलां मुल्क यूनाइटेड नेशन कर ले, लेकिन वो किसी बात में भी नहीं आई। खामोशी है इसलिए है कि उनकी आपस के अंदर इतनी जंग है, मोदी को बड़ा टफ टाइम मिल रहा है, उनके अपने लोगों से पूछ रहे हैं। आप जैसे आपने कहा मशरकी पाकिस्तान के जो मशरकी पंजाब के एक्स चीफ मिनिस्टर ने कहा, जी उन्होंने ये भी कह दिया कि जो बालाकोट जो स्ट्राइक हुआ था, एयर स्ट्राइक, वो कहाँ है, उसका कोई सबूत भी नहीं है। यानी उतनी इस हद तक उन्होंने अपनी कौम के लिए जो उनको जवाब देना मुश्किल हो रहा है, तो वो कहते हैं आपकी सिक्योरिटी, आज सिक्योरिटी के भी सवाल उठ के हैं कि आपकी सिक्योरिटी कहाँ की। किसी मुल्क ने अगर खुदा न खासा किया है तो वहाँ 200-300 किलोमीटर चल के आप वहाँ पहुँचे, 9 से 10 चेक पोस्ट हैं, आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी, आपकी फ़ौज कहाँ थी, आपकी खुफिया एजेंसियाँ कहाँ थी। तो उनके पास ना कोई दलील है, ना कोई मंतक है, ना कोई जवाब है, ना कोई ऐसी बात है कि सिवाय इसके एक ही इल्ज़ाम ये पाकिस्तान ने किया है। भाई पाकिस्तान ने कैसे किया है, सबूत कोई नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा मौक़िफ़ अख्तियार किया है। पाकिस्तान ने इस पोजीशन पे खड़े हैं कि हमने बिल्कुल, हम किसी कमज़ोरी का मुज़ाहरा भी नहीं किया और हमने कोई इब्तदा भी नहीं की। पाक फ़ौज की तरफ से, जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से भी और वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये जवाब ये बात की गई कि हम पहल नहीं करेंगे। ये बात ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर भी कही, लेकिन अगर पहल की गई तो फिर इसको मंती के अंजाम तक हम पहुँचाएंगे, फिर इस पर समझौता नहीं किया जाएगा। ये वो बातें हैं जो इंडिया के लिए, मोदी के लिए थ्रेट बन चुकी हैं। पाकिस्तान की तमाम अल्हम्दुलिल्लाह सियासी जमातें, सबसे बड़ी जो अपोजिशन जमात थी जिनकी हुकूमत के साथ बिल्कुल किसी मामले में बैठने को तैयार नहीं है, इसके ऊपर वो कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी उन्होंने रेजोल्यूशन मुतफ़िका तौर पर पास किया है। सब मुत्तहिद हैं, तो इस पर मुत्तहिद हैं जी, बिल्कुल ठीक है। फैज साहब, एक तो सर UN का बंद कमरा इजलास हुआ, पाकिस्तानी मौक़िफ़ की बड़ी हिमायत हमें नज़र आती है, साथ साथ जो
सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने एक बार फिर, जो पहले तो सालिसी का वो ऑफर कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर उन्होंने कहा कि फौजी तसादुम से बचाव के बजाय भारतीय रास्ता, सफारती रास्ता जो है उसको अपनाना चाहिए। बात यहाँ सिर्फ इतनी ही है कि आपको याद होगा कि इससे पहले जब पुलवामा वाला अटैक हुआ था, उस वक्त भी ट्रंप ने उस वक्त की हुकूमत को ऑफर की थी सालिसी की, उसको हवा में उड़ा दिया भारत ने। इस वक्त भारत को हर कोई सालिसी की पेशकश कर रहा है, मगर आपको क्या लगता है कि यूनाइटेड नेशन की सालिसी की पेशकश को वो एक्सेप्ट करेगा? जी देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, इट्स गुड टू बी बैक ऑन योर शो शाजिया। देखिए, एक बड़ा मशहूर शेर है मोमिन खान मोहन का, वो अगर अब मैं आपके नाज़रीन से शेयर करूं तो काफी अच्छी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। तो ये जो इन्होंने खुद जो इतनी जुल्फें फैला ली हैं जी, मोदी साहब ने और उनके आसपास जो उनके हवारी हैं, तो वो लगता ये है कि वो खुद उसमें फंस गए हैं। और इंटरनेशनल, जैसे कि आपने बिल्कुल बजाय इरशाद फरमाया, तो यूएन है और जो वाशिंगटन जैसे दूसरे जो वर्ल्ड कैपिटल्स हैं, यहाँ पर भारत को किसी भी किस्म की कोई भी हिमायत हासिल नहीं हो पा रही, बल्कि उनके मौक़िफ़ को रद्द किया जा रहा है। अच्छा, फिर देखिए, इस वक्त जो दुनिया की जो दीगर मसाइल चल रहे हैं, खुसूसन ट्रम्प जो नई पॉलिसीज आई हैं, पूरी दुनिया एक नए बहरान और दर बहरान से दो चार है। तो उस मामले के बाद अगर भारत का जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है कि ऐसे मौके पर एक जंग के तबल बजाना और ऐसी बुनियादों पर जिसकी कोई ना हकीकत है ना कोई मंतक है, तो लोगों को ये समझ में आ रही है। और इंटरनेशनल, बल्कि देखिए, मेरा ख्याल है कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि मैं एक अरसे से हमारे वाशिंगटन एरिया में मुझे ऐसा लगा कि इस वक्त पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर, इससे पहले भी तायद होती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वार्टर से आपको कुछ चीजें मनफी भी आती हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बहुत भरपूर अंदाज से उसको समझा जा रहा है और उसकी तायद की जा रही है। उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त जो पूरा जो भारतीय रवैया है वो बिल्कुल एक थिन आइस पर है। बल्कि आज ही एक बहुत इंटरनेशनल मीडिया में बहुत अहम आर्टिकल जॉन ब्रिस्को हैं, जो कि यूएन और वर्ल्ड बैंक के फॉर्मर सीनियर वाटर एडवाइजर हैं, और जिन्होंने दोनों ममालिक के साथ वाटर ट्रीटी पे, इंडस वाटर ट्रीटी पे काफी तवील काम किया है। उसके अलावा उन्होंने ब्राजील और जो दूसरे ममालिक हैं लैटिन अमेरिका के, वहां पर इन इश्यूज पे काम किया। उन्होंने आज जो आर्टिकल लिखा है, अगर वो पढ़ा जाए तो वो एक मैं समझता हूँ कि हमारे फॉरेन ऑफिस को उस आर्टिकल को बहुत इसके एक वाइड सर्कुलेशन करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। और उनके टॉकिंग पॉइंट्स का वो जो जॉन ब्रिस्को का जो आर्टिकल है, वो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इस वक्त भारत का मौक़िफ़ इंतहाई कमजोर है, भारत ज्यादती कर रहा है, और भारत जो है उन सेटल्ड जो बातें हैं, जो पॉइंट्स हैं, या जिनकी बुनियाद पर एक तवील अरसे निगोशिएशन के बाद जब एक चीज तय हो चुकी थी, तो इस वक्त वो भारत सिवाय पाकिस्तान को हार्ड टाइम देने के और एक मनफी रवैया अख्तियार करने के, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा। तो ये बहुत एक अहम है, जो कि बिल्कुल आपके जो न्यूट्रल लोग हैं, और वो न्यूट्रल लोग जिन्होंने अपनी जिंदगियां इस इन इश्यूज पर, वाटर इश्यूज पर वक्त की हैं, वो भी इस वक्त पाकिस्तान की मुकम्मल तायद करते नजर आ रहे हैं। वाशिंगटन में मैं नहीं समझता कि कोई सीरियस भारत को इशू को लिया जा रहा है, और ना ही आप भी देखें कि सर ट्रम्प जो है वन आफ्टर अनदर वर्ल्ड लीडर से मुलाकात कर रहे हैं। आज भी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर वहां बैठे हुए हैं, और साउथ एशिया में 2 एटॉमिक पावर्स के मामला से डिस्कस हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सुकून और अमन है उस हवाले से, और ये बड़ा मानी खेज, और ये मानी खेज ये जो, और इसके मानी, इसका मतलब ये है कि जो भारत का मसला, देखिए असल मसला ये है कि चूंकि वहां पर कुछ बहुत ही गैर आकबत अंदेशाना लोग मौजूद हैं, क़यादत ऐसी है जो इतनी वसीउल क़ल्ब नहीं है, शॉर्ट साइटेड लोग हैं, तो वो कोई ऐसी हरकत ना कर बैठे जिससे कि पूरे खित्ते को नुकसान पहुंचे। वो हमारा कंसर्न है सब लोगों का। लेकिन मैं नहीं समझता कि जहां तक मौक़िफ़ की बात है, उसमें पाकिस्तान, माशाल्लाह पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह
پاکستان کا اس وقت جو موقف ہے وہ باقاعدہ نقص سمجھا جا رہا ہے، سراہا جا رہا ہے، اور اس کی بنیاد پر لوگ اس وقت بھارت پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ ایک بہتر رویہ اختیار کرے. اور جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ جان برسکو کا جو آرٹیکل ہے آج جو چھپا ہے مختلف جگہوں پر، اس کو ہمیں بہت ہی اہمیت دینا چاہیے اور ان پوائنٹس کو ہم کو اپنے ٹاکنگ پوائنٹس کا حصہ بنانا چاہیے. ٹھیک ہے خالد صاحب، کل ہم نے دیکھا تھا کہ نیو یارک ٹائمز نے آرمی چیف صاحب کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر بڑا اچھا ایک آرٹیکل بھی لکھا اور فیکٹس پر جو ہے انہوں نے ان کی تعریف کی اور یہ بھی کہا کہ پس پردہ جو ہے یہ پاکستان کی طاقتور شخصیت رہے، کام کرتے رہے، لیکن اس وقت پاک بھارت کشیدگی پر جو ہے جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ بڑا سخت پوزیشن اختیار کر چکی ہے اور بھارت کو جو ہے اس وقت چنے چبوا رہی ہے، اور مرد آہن کا بھی انہوں نے خطاب دیا. ساتھ ساتھ سر ہم اگر بات کریں اپنی ایجنسیز کی تو ہماری ایجنسیز دنیا بھر میں بہت بہترین ایجنسیوں میں شامل کی جاتی ہیں، تعریفیں کی جاتی ہیں. آج کی میں بات کر لوں آپ کو کہ سینئر فیلو ہیں ڈینیل مارکی، انہوں نے وہ جان ہاپکنس میں ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ افواج پاکستان جو ہے وہ بھارتی افواج سے کئی گنا طاقتور ہے، ویل ایکوپڈ ہے، ویل ٹرینڈ ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال آتا ہے، اور چونکہ یہ لوگ ہمیشہ حالت جنگ میں رہے ہیں، دہشت گردی سے نبرد آزما ہوتے رہے، تو ان کے لیے تو بیٹل ہارڈڈ ایک طرح سے سولجر سارے ان کے پاس ہیں. تو یہ واقعی یہ ریالٹی جو ہے یہ بھارتی افواج کا کتنا مورال ڈاؤن کر چکی ہے؟ دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری دنیا میں الحمدللہ ریلیونس ہے، اور آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ ہم تو شاید حالت جنگ سے کبھی نکلے ہی نہیں پچھلے کئی دہائیوں سے. جب سے سوویت یونین نے انویژن کی افغانستان میں، میں نوجوان فائٹر پائلٹ تھا، میری پوسٹنگ بھی پشاور میں تھی، سب سے زیادہ قریب ترین بیس ہماری اس انویژن کو جو افیکٹ کرتا تھا. میں تو اس وقت سے دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے ہارڈلی کوئی بریدنگ سپیس ہمیں ملی ہے. پھر انفارچونیٹلی ٹیررزم آ گیا اور اس کو سنبھالنے میں لگ گئے، اور اس کے بعد آن اینڈ آن ہے. اور ہمارا کبھی اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ ایک ایکسٹینڈڈ پیریڈ ہو جیسے ٹپکلی ایک ہندوستان کو سینس میں ملتا رہا ہے. وہ تو ظاہر ہے انڈیا کی اپنے انیشیٹو پہ وار مانگرنگ ماحول میں چلا جاتا ہے، بٹ ہمارا یہ دونوں کمپیریٹیو انالیسس، دنیا جب ہماری ریسپیکٹ کرتی ہے پروفیشنلزم پہ، تو میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم اتنی لیڈرشپ رہی ہے. لیٹ می ٹاک ایئر فورس کا، میں زیادہ نالج تھوڑا رکھتا ہوں اور بہتر پوزیشن میں ہوں بات کرنے کے، کہ پاک فضائیہ میں ایئر مارشل اصغر خان سے، جس کو ہم فادر آف دی ایئر فورس کہتے ہیں، اور وہاں سے شروع کر کے لیڈرشپ کی قیادت شروع ہوتی ہے. وہ سٹینڈرڈ سیٹ کی، انہوں نے ویلیوز انکلکیٹ کی، ایئر مارشل نور خان نے کیری کی، اور جتنے بھی بعد میں سربراہ آئے پاک فضائیہ کے ٹل ٹوڈے آپ دیکھ لیں کہ سب نے یہ ٹیکنالوجی پہ کیا. جذبہ ایمانی تو ہمارا بیسک ہے، ہماری فاؤنڈیشن میں ہے، اور کوالٹی آف ٹریننگ ہماری پاک فضائیہ آج کی نہیں، کئی دہائیوں سے مسلم اور برادر ملکوں کے جو آفسرز ہیں اور ٹرینیز ہیں اور ٹیکنیشینز ہیں ان کو ٹریننگ دیتی رہی ہے. دیٹ سپیکس اٹ سیلف کہ ہمارا ایج ہے. اور سب سے بڑی بات ہے جو ہم نے آج کل الحمدللہ ایئر فورس میں پرٹیکولرلی میں بات کر رہا ہوں، ٹیکنالوجی کا جو جمپ لیا ہے نیو انڈکشن کر کے، ابھی تک اس کی بات ہم نے نہیں کی، شاید آؤٹ آف اسپیس نہ ہو جائے، لیکن نئی انڈکشن JF-17 تھنڈر بلاک 3 J-10C ایئر بورن ہمارے جو سینسرز ہیں، سرفیس ٹو ایئر میزائل ہے ہمارا جو نیا HQ-9B ہم نے انڈکٹ کیا پاک فضائی نے. سائبر کمانڈ فورس ایئر فورس میں بہت بڑی اسٹیبلش ہے. اور سب سے امپورٹنٹ جو آج کل ریلیونٹ ہے اس کی ضرور ہمیں بات کرنی چاہیے کہ ڈرون کیپیبلٹی جو ہم نے حاصل کی ہے. میں آپ نے کہا نا دونوں فوجوں کا کمپیریزن کروں تو جو ڈرون کیپیسٹی اس وقت ہماری ہے، عرف عام میں اس کو ڈرون کہتے ہیں، بٹ ہم اس کو کہتے ہیں BAU unmanned aerial vehicles, UAV, I beg your pardon, UAVs. تو UAVs جو ہیں وہ ہمارے پاس اس وقت ایک انجی کی شکل میں ہے، موسٹ پاورفل، آلموسٹ جہاز کے قریب لوڈ اٹھا کر لے جا سکتا ہے، جہاز کی نسبت کوئی 10 گنا زیادہ ہوا میں رہ سکتا ہے، خطرہ بھی نہیں ہے، پائلٹ بھی اندر نہیں ہے، نہ فٹیگ کا ایلیمنٹ ہے. ہمارے پاس شارپر 2 ہے. ہمارے پاس جو ریسنٹ انڈکشن ہم نے کی ہے اس میں ہم نے لوئٹرنگ منیشن لیا ہم نے، اور ان کی ہماری جو اس وقت ٹیکنالوجیکل ایج ہے، پرٹیکولرلی میں پاک فضائیہ کا ود پرائڈ کہوں گا کہ انڈیا سے زیادہ ہے. اور ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، میں اپنے ناظرین کے لیے آپ کے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ دوسری طرف ہندوستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹرینتھ یعنی کہ اسٹرینتھ اسکواڈرنس کی، وہ 45 اسکواڈرن کی اپرووڈ ہے حکومت ہندوستان کی طرف سے کہ ہندوستان فضائیہ کے 45 اسکواڈرن ہونے چاہیے. اس وقت 32 آپریشنل ہیں، یعنی ان کو فنڈ نہیں ملتے، اس کے باوجود کہ پورے پاکستان سے زیادہ بجٹ ان کے ڈیفنس کا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو شاید جہاز ریلیز نہیں ہوتے. اور میں کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے جو ایئر فورس چیف ہیں ان کی
उनकी अभी स्टेटमेंट सुने जो उन्होंने जी, जी। फरवरी 2025 में कही, उसमें भी उन्होंने बेबसी का इजहार किया। J10C और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 हमने इंडक्ट कर लिए हैं। JF-17 थंडर इस वक्त हमारे 200 के करीब उड़ रहे हैं। ये वो जहाज है जिसका हमने हिंदुस्तान के 10 साल बाद सोचा अपना जहाज बनाने का। उन्होंने तेजास 1985 में सोचा, हमने 1996 में सोचा। तो तकरीबन 95 और 96 में हमने 10 साल की हमें लैग था। उसके बावजूद आज 200 जहाज हमारे स्क्वाड्स में उड़ रहे हैं। हाँ। और उधर मुश्किल से 2 स्क्वाड उड़ रहे हैं, वो भी उन्होंने तकरीबन जो मशरकी पाकिस्तान है उसके बॉर्डर के करीब रखे हुए। तो बहुत ज्यादा मोरल इफेक्ट होता है फौज का जब आपकी स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ पूरी नहीं है जो आपको दिए जाए, जब कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे हैं। आपने नोट किया सिर्फ तेजस एक सिंबल है, उन्होंने राफेल के अलावा कोई 20 साल से नया जहाज इंडक्ट नहीं किया था। इतना गैप आ गया उनका। तो जब इतनी डिस्पैरिटी, मैं बिल्कुल अंडरमाइन नहीं करना चाहता एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी बाय सेइंग कि वो कुछ नहीं है, लेकिन मैं कह ये रहा हूं कि जितनी उनकी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है, वो तो चाइना के अगेंस्ट प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, वो तो अपने आप को रीजनल पावर कहते हैं। तो जब वो कन्फ्रंट करने की पोजीशन में या स्टैंड लेने की पोजीशन में नहीं होते, तो एलिमेंट ऑफ डिस्कम्फर्ट और मायूसी फैलती है। अब्दुल्ला साहब, भारतीय अफवाज हमसे बहुत ज़्यादा भी होगी, उनका दिफाई बजट हमसे बहुत ज़्यादा भी होगा, लेकिन हमारे जैसे वेल ट्रेंड अफसरान और हमारे जैसे जवान बहादुर शहादत देने वाले रोज़ाना इस तरह के तो वहाँ पे नहीं। क्योंकि जिस तरह हम सोशल मीडिया पे उनके जो साबिक फ़ौजी अफसरान हैं या उनके फ़ौजी हैं, उनके जो स्टेटमेंट सुनते हैं तो सुन के हमें तो अफसोस ही होता है कि बेचारे कहाँ फंस गए ये भारतीय फ़ौज। अब हमारे जो एक्स सर्विस जो हमारे फ़ौजी हैं, उनका जो आज मैंने देखा था कि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र आई हमें पहलगाम फॉल्स फ्लैग के तनाजुर में, उनमें जितनी उन लोगों में हमें जज्बा और हौसला और एक करेज नज़र आ रही थी पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ खड़े होने की, जिस मुल्क के साथ ये जज्बे हो, जिस मुल्क के में की अफवाज पाकिस्तान के साथ एक एक बच्चा जो है वो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा है, अपने आप को एक सिपाही तस्वुर कर रहा है, तो चाहे जितनी बड़ी भी फौज आ जाए उनको शिकस्त देना कोई मुश्किल काम नहीं है। जी, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का जो है, मैं वो वाहिद सिविलियन आदमी हूँ जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है। आज तक कभी कोई सिविलियन नहीं बना, मैं वाहिद आदमी हूँ, इसलिए मेरे हाथ का उनका सारा मंशूर लिखा हुआ है। मेरे फादर जो है उसको हेड करते रहे। तो बहरहाल ये तो एक अलग बात है। देखें, जहाँ तक प्रोफेशनलिज्म का है, अभी अगर जैसे एयरफोर्स के हवाले से बताया गया, मैं पाकिस्तान जो आर्मी के हवाले से भारत का बता देता हूँ। पहली बात यह है कि भारत की फौज जो है वो काउंटर इंसर्जेंसी के लिए ट्रेन हुई है, वो अर्बन वॉरफेयर के लिए ट्रेन हुई है। वो एक बड़ी वेपन के साथ, एक हैवी वेपन के साथ जो है किसी बड़ी फौज के साथ टकराने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि 50% उनके पास रशियन इक्विपमेंट है और जो बाकी मिला जुला इक्विपमेंट है उसके ऊपर अभी उनकी कन्वर्जन, उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं हुई। ये नहीं होता कि सुबह आ गया तो बस फिर शाम जो है वो शुरू हो जाएंगे। ट्रेनिंग होती है, इसके बहुत सारे मसाइल होते हैं, उनको देखना पड़ता है। भारत अभी इसके ऊपर जो है, देखें, पहली बात यह है कि जो आईएसआई हेडक्वार्टर के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि इस टाइम पे जनरल आसिम मलिक जो डीजी आईएसआई हैं, वो इस टाइम पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं। और आईएसआई का काम जो है वो सिर्फ किसी की टो लेना नहीं है, ये तो बहुत छोटा काम है। असल काम उनका एनालिसिस है और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है मुल्क की पॉलिसियां तरतीब जाती हैं। यानी कि नेशनल सिक्योरिटी की आज जो है वो एक अहम ब्रीफिंग हुई है जिसके ऊपर बताया गया है कि दिस शुड बी आवर पॉलिसी, और उसके ऊपर कंसेंसस डेवलप हुआ। और वजीर आजम साहब ने जानबूझ के वहां तस्वीर खिंचवाई और उनको पब्लिक करवाया। ये देखें, ये बड़ा एक विजन होता है कि दुश्मन पर एक धाक बिठाई जाए। और दूसरी बात जो है वो आप ये देखिए कि ठीक है कि भारत की पोजीशन है या नहीं है, लेकिन जितनी हाइप क्रिएट हो गई है, इट हैज टू कम टू अ मीनिंगफुल एंड। अगर देखें कि ये हम फर्ज करें ये बादल जो है वो छट जाते हैं जंग के फिल वक्त, लेकिन अगर वो पानी रोके रखते हैं तो फिर क्या हम 6 महीने बाद बैक टू स्क्वायर वन पोजीशन पे नहीं होंगे? अभी जो डैनियल मार्की जो किताब में लिखते हैं, जो अभी उन्होंने बताया है, इन्होंने पहले भी नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान लिखी है, उसमें मेरा भी जिक्र है, मेरी तंजीम तहरीक जवानान का भी जिक्र है। देखें, डैनियल मार्की का फोकस है पाकिस्तान के ऊपर। वो जानते हैं कि पाकिस्तान की क्या सलाहियत है, भारत की क्या सलाहियत है, लेकिन इन सब के बावजूद
पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पूरी दुनिया इस टाइम पे पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक फ्लैश पॉइंट बने हुए हैं, और उसके ऊपर अगर हम पानी का मामला उनके सामने रख के इसको एक मीनिंगफुल एंड पे लेके जाएं तो ये बेहतर होगा। हमारे भाई ने जो यूनाइटेड स्टेट से हैं उन्होंने कहा, मैं मानता हूं उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं जो है वो एक जरूर कहूंगा कि इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया में एक बहुत भारत का इन्फ्लुएंस है और भारतीय निजात लोग मौजूद हैं। सीआईए की इंटेलिजेंस चीफ जो है इस टाइम पे वो तुलसी गैबर्ड हैं, जो कि एक भारतीय निजात हैं। जो उषा बाला गुप्ता जो वेंस हैं वो जेडी वेंस की वाइफ हैं, जो अभी वजीर जो है बकायदा जो है वो अभी इंडिया के दौरे पे गए हुए थे। इसी तरीके से बहुत सारे और लोग हैं। तो इंडिया को आप ज्यादा देर जो है वो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में नहीं रख पाएंगे। और एक लास्ट बात जो है वो बड़ी अहम है, देखें दुनिया के अंदर कुछ ऐसे ममालिक हैं जो अपने हथियार बेचना चाहते हैं, और उनको ये मालूम है कि इंडिया के पास सबसे बड़ा दिफाई बजट है दुनिया का खरीदारी का। और हमें यह भी मालूम है कि अभी जो है जिस तरीके से इंडिया ने राफेल फ्रांस से खरीदे हैं और S-400 रशिया से खरीदे हैं, क्या मगरबी ममालिक खुश होंगे इस बात के ऊपर? तो फिर वो चाहेंगे कि राफेल और S-400 की जो है शुबकी हो, उसको जो है वो मार पड़े, ताकि फिर उनके जो बड़े जहाज हैं जो 82.5 मिलियन US डॉलर के हैं वो बिकें। और उसके लिए बकायदा उन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट का भी जो है वो इनके साथ एक डील का कहा गया है। और साथ ही F-35 जहाज खरीदने के लिए भी बात की गई, जिसके ऊपर उनकी एयरफोर्स जो है वो कंपैटिबल जहाजों की बात कर रही है। अभी जैसे खालिद साहब ने कहा 42.5 स्क्वाड्रन्स जो हैं वो इस टाइम पे इंडिया की रिक्वायरमेंट है, और जो 32 स्क्वाड्रन्स ऑपरेशनल हैं उसमें ज्यादातर MiG-21 हैं जो फ्लाइंग कॉफिन्स कहलाते हैं। तेजा जेट जो है वो 4th जनरेशन है। हाँ, 4.5 जनरेशन का ये जहाज राफेल वाकई हमारे लिए एक वक्त में मुश्किल था, लेकिन जब J-10C आ गया, जब PL-15 मिसाइल आ गए, उसके बाद उनकी एयर सुपेरियोरिटी जो है वो खत्म हो गई। $9 बिलियन के 36 जहाज खरीदने से पाकिस्तानी एयरफोर्स के आप करीब भी नहीं फटक सकते। ठीक। तारिक साहब, एक तो ये कि भारत ने जो इंडस ट्रीटी का तली का बात की थी वो झाग तो वैसे ही बैठ गई है। UNSC में हमने देखा कि इस पर जो भारत का एक तरफा मुअत्तली का फैसला था उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया यूनाइटेड नेशन सलामती काउंसिल ने। दूसरा, भारतीय जो आबी जारियत है वो हमें नाकाम होती हुई नजर आई, क्योंकि कल एक शोशा छोड़ा गया कि जी पानी दरिया चनाब में जो है वो कम आ गया है, लेकिन फिर आज हमने देखा कि पानी छोड़ने पर मजबूर हो गया, क्योंकि भारत के अपने अंदर जितने भी वो वाटर एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि जी भारत ये काम नहीं कर सकता, इसके लिए उसको 20 साल दरकार है, उसके लिए बहुत सारे पैसे दरकार हैं, उनके पास स्टोरेज का ऐसा सिस्टम नहीं है। यानी कि अब एक तो हमने सिफारती तौर पर ये मामला उठा लिया, दूसरा भारत का भी पोल खुल के सामने आ गया, वो कुछ कर नहीं सकता पानी के ऊपर। जब बिल्कुल आपने टेक्निकल बात की है, देखिए ऐसा कोई सिस्टम दुनिया में नहीं है कि बूंदी बटन दबाएगा पानी बंद हो जाएगा। ये एक बच्चा भी जानता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई साइंसदान कोई इंजीनियर का कमाल नहीं है। उनको पानी रोकने के लिए कोई डैम, कोई दीवार, कोई बंद बनाना पड़ेगा। ये एक जज्बाती उन्होंने फैसला कर दिया, एक ऐलान कर दिया जिसकी कोई हैसियत नहीं इंटरनेशनल सतह के ऊपर। चूंकि दो मुल्कों के दरमियान जो ये मुआहदा हुआ था और उसके गारंटर भी हैं, और कोई ये आर्टिकल शायद मुझे उसलिए 1-2 है आर्टिकल, 3रा पैराग्राफ है, उसमें ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कोई एक फ़रीक ये मुआहदा ख़त्म आज खुद नहीं कर सकता। तो ये एक तरफ से ऐलान कर देना, इसकी कोई सी किस्म की कानूनी इखलाकी हैसियत नहीं है, ना वो पानी बंद कर सकते हैं। अब मोदी सर कह बैठे हैं, चूँकि उनको ये आप देखें मोदी पिछले दफ़ा 2 दफ़ा इलेक्शन जीते हैं तो वो सिंगल मेजॉरिटी से जीते हैं, इस दफ़ा वो इलेक्शन जो जीते हैं अक्सरियत से नहीं जीते, उनके इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाना पड़ी है, उनकी पॉपुलैरिटी मुसलसल नीचे आ रही है, उनकी मकबूलियत में कमी हुई है। अभी भी 2 स्टेट्स में जब इलेक्शन है तो वो ऐसा हर दफ़ा ऐसा स्टंट छोड़ देते हैं, ऐसी बात कहते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी हो जाए, उनको कोई वोट बैंक मिल जाए, उनको जो है उसकी मकबूलियत में इजाफा हो जाए। लेकिन इस दफ़ा आपने देखा ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी मकबूलियत इस स्टंट से ये उल्टा उनके गले में पड़ गया है। उनकी मकबूलियत तो गई जहाँ गई, उनके उल्टा सवालात आ गए हैं। कांग्रेस की तो भी उनसे पूछे, ये मशरक़ी पंजाब का CM भी पूछे है, वो सब उनके अपने अवाम भी पूछे हैं
کہ بھائی آپ کی سیکورٹی کہاں تھی. تو اس دفعہ یہ جو ہے اس کی ساری تدبیریں الٹی پڑ گئی, الٹے ان کو جواب دینا پڑ جائے, اپنی عوام کو جواب دیں, اپنی فورسز کو جواب دیں, اپنی اپوزیشن جماعتوں کو جواب دیں. اور میں پہلے بھی کہہ چکا الحمدللہ پاکستان میں جو ہے اس وقت ایک آواز ہے, بلکہ اس کو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. پاک فوج ہے, ملٹری ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, تمام سٹیک ہولڈر ہیں, فوج ہے, حکومتیں ہیں, پارلیمنٹ ہے, اسمبلی ہے, سینٹ ہے, کہیں سے کوئی اختلافی آواز نہیں ہے. تو یہ ہماری سب سے بڑی فتح یہی ہے. اب دیکھیں اس سے بڑی فتح ہم نے ایک بیانیے کی جنگ جیت لی ہے. ایک بیانیہ جو انفارمیشن منسٹری نے بنایا, آپ کو اس سے بہتر پتہ ہوگا شازیہ, انہوں نے ایک ایسا نغمہ بنا کے انڈیا کے ٹی وی چینلز پہ, سوشل میڈیا پہ چلوا دیا. ہم نے اپنا ایک بیانیہ بنایا, اپنا بیانیہ بنوا لیا, اپنا موقف پوری دنیا کے سامنے رکھا. پاکستان کے موقف سے کسی نے اختلاف نہیں کیا. تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ ہر ملک نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے. انڈیا اس وقت تنہا کھڑا ہے, ہم الحمدللہ تنہا نہیں کھڑے, پوری دنیا کھڑی ہے, اور پاکستان میں پوری قوم جو ہے پاک فوج کے پیچھے کھڑی ہے. ٹائم کا کم ہوگا تو آخر میں وہ مشق کا جو واقعہ ہوا ہے, وہ جوان جو آج شہید ہوئے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. انہوں نے بڑی قربانی دی ہے ہمیشہ کی طرح. فیض صاحب, یونائٹڈ نیشن کے کردار پر جو ہے ہمیشہ تنقید کی جاتی ہے کہ وہ انفورسمنٹ نہیں کرایا جاتا ہے. بہت سارے انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہیں, غزہ کا معاملہ ہے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں پاکستان اس معاملے کو لے کر, اور پہلے بھی بہت دفعہ چاہے افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات ہو یا بھارت کے ساتھ ہمارے معاملات ہو, یونائٹڈ نیشن کے فورم پر اٹھاتا رہا ہے. اب ایک بڑا ادارہ ہے, سلامتی کونسل ایک فورم ہے, اس کی اپنی ایک اہمیت ہے, ایک سگنیفیکنس ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آگے بھی پاکستان اس معاملے میں ہیمرنگ کرتا رہے, یقیناً اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا؟ دیکھیے یہ بہت اچھی, جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے بہت اچھی اوپننگ ہے, اور اس کو ہم کو ظاہر ہے نہ صرف یہ کہ اس کو کوشش یہ کریں کہ یہ کنٹینیو رہے, بلکہ ہم اس کو بلڈ کریں, اس کو کیپٹلائز کریں. اور ہمارے وہ ایشوز جو اس وقت بیک برنر پر رکھے ہوئے ہیں ملٹائی نیشنل اور ملٹائی لیٹرل اداروں میں, خصوصاً UN میں, وہ ہمارے لیے ایک آئندہ ڈاؤن دا روڈ یہ چانس ہوگا کہ اس سے جو ہم ایک گڈ ول حاصل کر رہے ہیں جن ممالک کے ساتھ, اور جو برادر ممالک جو اس سے پہلے ہم کو بہت سے واقعات معاملات پر اگنور کرتے آئے ہیں, تو ہمارے لیے ایک اچھی اوپننگ ہے. لیکن اگین اس کا ظاہر دار و مدار ہماری اپنی سفارتکاری پر, اور ایک جو بہت اہم اس میں نقطہ ہے وہ یہ کہ ہماری اپنی بحیثیت قوم ایک یکجہتی اور ہمارا اتحاد بیک ہوم, دیٹ ول سینڈ اے ویری, آئی مین اٹ ول سینڈ اے گریٹ میسج ٹو دی انٹائر ورلڈ, جہاں ہم لوگ اس واقعے پر اور اس معاملے پر پوری طرح ساتھ ہیں ایک دوسرے کے. اچھا, اب یہ دیکھیے یہ جو واقعہ جیسا کہ آپ نے بھی شازیہ فرمایا, یہ صرف ایسا نہیں ہے. جیسے دیکھیے کشمیر کے ایشو پر ہم نے شملہ معاہدہ کیا, اور وہ ہماری ہر وقت ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹتا رہا یہ کہہ کے کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے, ہم دونوں مل کے اس کو کریں گے, اور دنیا نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو بائی لیٹرل آپ نے خود لکھ کے دیا ہے, لہذا آگے بڑھیں. لیکن یہ جو اس وقت ایشو ہے, جو کرائسس ہے, یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گا. لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ 25% of the humanity lives in that neighborhood. There are 3 nuclear powers in that neighborhood. اور یہ اگر ان کی نا سمجھی اور ان کی ناعاقبت اندیشی سے معاملات غلط سمتیں بڑھتے ہیں اور ایسے کچھ حادثات ہونے شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ صرف وہاں تک محدود نہیں رہے گا, اور یہ معاملہ بہت آگے بڑھے گا, پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی. اور خواجہ آصف نے یہ غالباً جو بات کی تھی اس حوالے سے کہ پوری دنیا اس کے لپیٹ میں آ سکتی ہے, تو وہ انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر کہا ہے, اس طرف جو اشارہ کیا ہے بالکل صحیح اشارہ کیا ہے. تو اس وقت دنیا کے پاس یہ ایک ریئلائزیشن ہے کہ ہاں ہم کو یہ صرف انڈیا چونکہ ایک بڑا ملک ہے, ہمارے لیے ایک بڑی مارکیٹ ہے, لہٰذا ہم اس کو اس دفعہ بھی اس کو اگنور کر دیں, ایسا نہیں ہو سکتا. انڈیا کو اب ہر وقت کارڈ بلانچ نہیں ملے گا ہر معاملے پہ, اور یہ وہ واقعہ ہے جس کو ہمارے اب سفارتکاروں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس معاملے کو آگے بڑھیں. دیکھیے میں جو واشنگٹن میں جو ہماری ایمبیسی, ٹھیک ہے, چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. عبداللہ صاحب آپ سے لاسٹ سوال لے لیتی ہوں. دشمن تو بزدل دشمن ہے, ہمیشہ چھپ کر وار کرتا ہے. آج ہم نے دیکھا بلوچستان مجھ میں جو ہے وہ
भारतीय प्रॉक्सी नाम नेहाद BLA के जो ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द हैं, उन्होंने हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की वैन पर दस्ती बम हमला किया, 7 जवान हमारे शहीद हैं। हम तो हर वक्त जाम शहादत हासिल करने के लिए तैयार रहते हैं, हमारी तो हर बच्चे बच्चे की ख्वाहिश है जी क्या हमें शहादत नसीब हो। लेकिन सवाल ये है कि आज यूनाइटेड नेशन में भी पाकिस्तान ने जाफर एक्सप्रेस के हवाले से शवाहिद पेश किए। BLA को भारत की एजेंसी रॉ की फुल सपोर्ट हासिल है, ये तमाम शवाहिद हमने पेश किए हैं इस वक्त। और क्या मतलब ये जो भारत तो बाज नहीं आ रहा हमले करने से, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त मुख्तलिफ एंगल से अफवाज पाकिस्तान को, सिक्योरिटी फोर्सेस को चैलेंजेस का सामना भी है? जी देखें, पहली बात यह है कि बिल्कुल दहशतगर्दी तो मौजूद थी और वो इसी वजह से थी कि एक न्यूक्लियर पाकिस्तान पे बराह रास्त हमला हिंदुस्तान के लिए ना कल मुमकिन था, ना आज है और ना इंशाल्लाह आइंदा होगा। दूसरी बात जो है वो ये अपनी प्रॉक्सीज को करते हैं। पाकिस्तान ने प्रोएक्टिव अभी रोल किया है डिप्लोमेसी के अंदर और मेरे ख्याल में वो इट इज फेचिंग रिजल्ट्स और अच्छी बात है। हमें मोर एग्रेसिव जो एटीट्यूड्स हैं वो दिखाने होंगे, क्योंकि हमने अपनी डिफेंस पॉलिसी को भी पिछले 30 साल से जो अपनाई हुई थी उसको तर्क करके अब हम ऑफेंसिव डिफेंस पे चले गए हैं। और मेरे ख्याल में दफ्तर खारजा भी इसी किस्म की पॉलिसी के ऊपर अब अमल करने जा रहा है। और डोजियर पेश किया था मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में बलूचिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट के ऊपर यूनाइटेड नेशन में, लेकिन ये फोरम्स पे आपको जवाब नहीं आता। कुलभूषण को 9 साल से हम ICJ के अंदर देख रहे हैं, इसी तरीके से आप कश्मीर का मामला देख लें। तो ये तमाम बातें जो हैं हमें खुद करनी पड़ेंगी। और जाफर एक्सप्रेस के ऊपर मेरे ख्याल है हम थोड़ा सा लेट जरूर हुए हैं, लेकिन इतना भी लेट नहीं है। हम जो है वो इसके ऊपर पूरा परसू करें और जिस तरीके से ना सिर्फ हमें ये करना है बल्कि साथ ही ये बताना है कि अमेरिकन असला जो अफगानिस्तान में रह गया तकरीबन $10 बिलियन का, जो कि खुद उन्होंने कहा और सिगार रिपोर्ट के मुताबिक $7.12 बिलियन का था। देखें, असल मसला यह है कि वो वेपन बाकायदा कोल्ड मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो जाफर एक्सप्रेस के अंदर पकड़ा गया। हमें जो है वो कॉम्पनसेशन भी डिमांड करनी चाहिए। हमें बताना चाहिए कि आपके असले की वजह से, आपकी इस गलती की वजह से पाकिस्तान कितना नुकसान उठा रहा है। और ये बातें जो है मेरे ख्याल में अब हमें ओपनली करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का दिफा अब मदाफियत के अंदर है, एग्रेसिव एटीट्यूड में है। क्योंकि अगर दुनिया ने कमजोरी देखी, हमें झोल देखा, तो फिर यकीन माने कि दुनिया हमें आइसोलेट कर देगी, डिप्लोमेटिक भी, पॉलिटिकली भी, फाइनेंशियल भी और साथ ही साथ मिलिटरीली भी। इंशाअल्लाह ताला ये अब हम नहीं होंगे। हमारा इसीलिए जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक जो ये अभी उन्होंने स्टेटमेंट दी है, ये उनकी मोहब्बत में नहीं दी। उन्होंने ये देखा है दुनिया को बावर कराने के लिए कि ये आदमी खड़ा हो जाएगा और ये आपको जो है वो आगे से, जिसको कहते हैं ना पड़ जाना, ये आपको आगे से एग्रेसिवली ही विल मीट यू। इस वजह से वो कहते हैं कि रिस्ट्रेन करो इस तरह की कोई भी एडवेंचरिज्म के से, जो अगर पाकिस्तान पे तुम जाओगे तो फिर जवाब मुंह तोड़ नहीं होगा बल्कि अंग तोड़ होगा। खालिद चिश्ती साहब, आप लास्ट कमेंट कर दें सर। ये जो आज जिस तरह के अटैक हुए हैं, आप बहुत सही बात की अब्दुल्ला साहब ने कि वो न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, वो भी है, तो वो इस तरह की जंग तो नहीं चाहेगा, लेकिन ये छोटे छोटे दहशतगर्दी वाले वाकयात जो हैं ये इनमें तेजी ला सकता है भारत। ऑब्वियसली पहले भी मेरा नहीं ख्याल के कोई लिहाज किया जाता है। ये तो हमारी विजिलेंस है, फोर्सेस की, हमारे सेंसर्स की, हमारे जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी अलर्टनेस भी है, जो हम अभी भी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। कमी तो वो पहले भी, या लिहाज जिसको कहते हैं, वो तो पहले भी नहीं हो रहा होगा। ये तो सिर्फ ये है कि वो स्नीक इन करने में, मुख्तलिफ इतना बड़ा मुल्क है हमारा और जो बॉर्डर है वेस्ट साइड पे आपको पता है वो उसमें क्या कंडीशंस है उसकी या लिमिटेशंस क्या हैं, तो वो ज़ाहिर एक्सप्लॉइट करते रहते हैं और वो तो होता रहेगा, अभी भी होगा। इसके अलावा अगर ये पहलगाम ना भी हुआ होता तो पहले भी हो रहा है और ये ट्रेन का वाकया है और बहुत सारे वाकयात हैं। तो रेजिलियंस तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम की ऐसी है जिसने 80,000 शोधा ऑब्वियसली उनके जनाजे उठाए हैं, लेकिन फिर भी हम गिव अप करने को तैयार नहीं है। प्राइस जो मर्जी हो, ये कौम अपनी सॉवरेनिटी की प्राइस हर शक्ल में देती आई है और पिछले 3 दिहाइयों से तो एक्टिवली दे रहे हैं हम लोग उसकी प्राइस। और वो किसी भी प्राइस से ना इस माया से बच्चे जन्म देना छोड़ेगी और ना इंशाल्लाह ताला बच्चे जवान होकर उस लिव अप करेंगे एक्सपेक्टेशंस को इंशाल्लाह। ठीक है जी, मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और अखंड भारत का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान अब एग्रेसिवली सरप्राइज देने को तैयार है। अल्लाह ने के बाद।